अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में बज़ाहिर ये लगता है कि एक आइनी बहरान है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस के फैसले के बाद सूरत हाल यकसर बदली है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का गुज़श्ता रोज़ का जो इजलास था उसमें मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की। उसके बाद ख़बर ये आई कि जस्टिस मुनीब भी जो इस कमेटी के फ़ैसले हैं उसके बाद बनने वाले बेंचेस में बैठने से इनकारी हैं। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई हैं जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक केस था और इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस मौके पे जो PTI के वकील थे हामिद खान, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे ये एतराज़ किया गया कि आप बेंच से अलहदा हो जाएँ। बाद अज़ा उनकी दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। 8 जजेस के तफसीली फ़ैसले के बाद जस्टिस याया अफरीदी का भी एक नोट सामने आया जिसमें उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहल तो करार दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी गई जिसमें इस्तदा की गई हो कि वो ये सीटें चाहते हैं या इन सीटों के तलबगार हैं। ये मामला किस तरफ जाएगा, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं, ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है, सबका सवाल यही है। दूसरी जानिब हुकूमत आइनी तरमीम के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हम आइनी अदालत बना कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब आमरीत आती है तो 10-10 साल के लिए जजेस जमहूरियत को भूल जाते हैं, आइन को भूल जाते हैं, कानून को भूल जाते हैं। याद माजी अजाब है, या रब की मिसदाक। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आइनी अदालत की तश्कील पे तो एक जगह नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जब गुज़श्ता दिहाई से कबल जो इफ्तिखार चौधरी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर था, उसमें जब पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा था तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो राय थी वो खासी मुख्तलिफ थी। उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब नाअहल करार दिया गया और उनको मनसब वज़ीर-ए-आज़म से हटाया गया तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब क्या फरमाया करते थे। एक जानिब ये ताना मुस्लिम लीग नून के चुंगे में है तो दूसरी जानिब पानामा के केसेस में नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की नज़र हुए और अपना ओहदा उनको भी उससे भी जाना पड़ा। ये सवाल भी अपनी जगह है कि सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने क्या सीखा। बहरहाल मौजूदा जो हालात हैं इसी पे बात करेंगे, इसी से आगाज़ करते हैं। इरशाद साहब, ये कुछ हमने रिव्यू किया जो मौजूदा सूरत हाल है। ज़ाहिर ज़रूरत के तहत आज पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जगह नज़र आते हैं। हो सकता है कि कल कहीं PTI और नून लीग नज़र आ रहे हों, PTI और पीपल्स पार्टी नज़र आ रहे हों। बाहम सियासत में दरिया के कोई दो किनारे तो है नहीं। मौलाना फजल रहमान और PTI आज एक जगह पे बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, बुनियादी नुक्ता ये है कि पाकिस्तान में हर दिहाई में ये बहस ज़रूर होती है कि अदालती फ़ैसला माना जाए या ना माना जाए। अब ये जो फ़ैसला आया है इसमें तौजीहात भी बयान कर दी गई हैं, वजाहतें भी दे दी गई हैं, फिर इख्तिलाफी नोट भी आ गया है। इन तमाम तर मामलात को देखने के बाद आप समझते हैं इरशाद साहब कि इस आइनी और सियासी बहरान से निकलने का कोई हल है? हल तो आइन में मौजूद है। आइन ही हर मामले का, जो सियासी हो, कानूनी हो, आइनी हो, हल पेश करता है। ये सुप्रीम कोर्ट बनाई किस लिए जाती है? अगर इसके फ़ैसले जो हैं हमारी और आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि उसको माने या ना माने तो अदालत की ज़रूरत नहीं है। वो तो पहले भी हम अपने फ़ैसले ख़ुद तय कर सकते हैं। देखिए, रियासत जब वजूद में आई है तो रियासत को वजूद में लाने का और रियासत ने जो इदारे बनाए हैं उनका एक मकसद ये था कि लोग आपस में लड़ाई झगड़े से, तलवार से, बंदूक से, डंडे से फ़ैसले ना करें, बल्कि वो ये सीखें कि कोई सालिस हो, कोई अदालत हो, जब फ़ैसला कर दे वो आपके हक़ में है या आपके ख़िलाफ़, आपको मानना चाहिए। ये रियासत में, मुल्क में, मुआशरे में फ़साद से बचने की वाहिद तदबीर है जिस पर पूरी दुनिया का इत्तेफाक है। तो फ़ैसला पसंद हो नापसंद हो माने और उसके बाद तदबीर ये करें कि आइंदा अगर आप, मसलन मैं समझता हूँ कि जज जो है वो बायस्ड है, ये जज जो है उसने फ़ैसला जो किया है किसी उसकी, मैं कोशिश ये करूँ माशरे को इतना बेहतर बनाऊँ कि आइंदा कोई ऐसा जज जो पैसे लेकर, किसी से मुतासर होकर, किसी के दबाव में, किसी लालच की बुनियाद पर
कभी किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना कर जी, सके। सही है। ये मेरी बतौर शहरी के और बतौर माशरे के ज़िम्मेदारी बनती है। यही फ़र्ज़ सियासतदानों को अंजाम देना आप है बात जारी रखिएगा। कि ये जो जजेस बने हैं इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। सही, आप अपनी बात जारी रखिएगा। अशतर उसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के मायनाज़ कानूनदान हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं। अशतर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आते हैं। जी इरशाद साहब। जी, तो इसलिए फ़ैसला यानी बहरान कोई भी हो उसका हल आइन में, जब आप आइन से पीछे हटते हैं, आइन को छोड़ के अपनी मर्ज़ी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि एक मौके पर तो आप कलम को ताकतवर नहीं समझेंगे, रौंद देंगे, लेकिन अगली दफ़ा जो आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा फिर वो फ़ैसला करेगा। मैं कई दफ़ा मिसालें दे चुका हूँ कि 97 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अदालत पर चढ़ाई की थी और फ़ैसला नहीं माना था और चीफ़ जस्टिस को घर जाना पड़ा था, बल्कि आर्मी चीफ सदर को भी घर जाना पड़ा था, 2 साल के बाद जो ताकतवर थे, जिस शख्स ने या जिस इदारे ने मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े होकर उस फ़ैसले को मनवाने से जो है जो इनकार किया था या मनवाने रुकावट डाली थी, उसी ने मियां साहब को फारिग कर दिया बाहर। और मियां साहब को कहाँ से रिलीफ मिला? जी, उसी अदालत से। वो एक जस्टिस एक जज थे रहमत हुसैन जाफरी साहब, जो सेशन जज थे, उन्होंने उस आमिर के बनाए हुए कानून के बरखिलाफ़ मियां साहब को सजाए मौत से बचाया। जी ठीक है इरशाद साहब। और फिर हाई कोर्ट में वो सज़ा मज़ीद कम हो गई। अब एक सवाल ये भी है कि हम जो विदिन अदालत देख रहे हैं, एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात हैं या एक दूसरे के ख़िलाफ़ वजाहतें हैं या एक दूसरे के बारे में जो कमेंट्स हैं, अब ये रूल ऑफ़ लॉ इससे कैसे कितना इम्पॉर्टेंट है और रूल ऑफ़ लॉ की बेहतरी के लिए ये कैसा शगुन है, ये तो एक सवाल है जो अशतर साहब के सामने भी हम रखेंगे। अशतर साहब ये भी बताइए कि तफसीली फ़ैसला आ गया, वजूहात आ गई, वजाहतें आ गई, तायद आ गई, इख्तलाफी नोट्स आ गए, किस्सा मुख्तसर ये कि आप समझते हैं कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद में कोई पहलू रुकावट बन सकता है और वो क्या है आपकी नज़र में? सबसे पहले मैं बगौर सुन रहा था जो गुफ्तगू चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था जिसको डिफाई किया गया था जब 97 की बात हो रही है। वो प्रोसीडिंग्स थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उसमें ये सारा मामला चला। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जो है वो अल्टीमेटली दिया गया और उसमें मियां नवाज शरीफ को और उनके रुफ़का को बरी ज़िम्मा करार दिया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि साजिश उन्होंने की, मियां शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक भी ये बातें की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको उसे बरी ज़िम्मा करार दिया। सो मेरे ख्याल है ये एक करेक्शन ज़रूरी है कि वो हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं वो आज कल से ही वो शुरू नहीं हुए। उसका आप देखेंगे कि कुछ बरस अब हो गए हैं जिसमें आपके मुल्क को हर वक्त हिजानी कैफियत में डालता है और उसका एक वजह शायद ये है कि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मैं उसमें कुछ एडिशन करना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ पे होता ये है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड पावर पॉलिटिक्स, जो नीचे की तरफ हमें लेके जा रहा है। अशतर साहब आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अशतर उसाफ साहब, बुनियादी सवाल ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि कानून में तरमीम के बाद ये फ़ैसला गैर मौसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि इस फ़ैसले पे कैसे अमल दरामद किया जाए। आप क्या समझते हैं, क्या वाक़तन ये फ़ैसला एक मुतनाज़ा है, ये गैर मौसर हो जाएगा, और अगर होगा तो किन ग्राउंड्स पे होगा? देखिए, ये आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि ये चेंजेस आ रही हैं, वो नहीं बैठ रहे, फला जज साहब नहीं बैठेंगे और फला जज साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने फला जज साहब ने ये चिट्ठी लिख दी। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये हो तो फिर, और ये सारा सिलसिला क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो है इसको जो आइन है
वो इसके जवाब नहीं दे रहा। इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है आपको एक और अदालत बनाने की, विच इज़ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उस पर मेरा ख्याल है ज़रूर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। अब आपका सवाल कि ये जो वज़ीर कानून ने कहा, देखिए वज़ीर कानून भी अंडर ओथ हैं, और अंडर ओथ इस तरह है कि उन्होंने अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उन्होंने कानून के मुताबिक ही बात करनी है। वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात नहीं होती जब कोई वज़ीर कर रहा होता है, वो कैबिनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ये बात बड़ी सीरियस है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम अरकान भी अंडर ओथ होते हैं, और उन्होंने भी अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को। अब जो उनका इस्तेदलाल है वज़ीर कानून का, कि अब चूँकि एक कानून आ चुका हुआ है जिसने कोशिश की है, जिसने जो अपनी जो पार्लियामेंट ने कहा है कि notwithstanding anything contained in any judgment including that of the Supreme Court, अब जो सारा जो है कानून, उसकी हैत कुछ यूँ है। तो हैत जब बदल जाए तो फिर वो फैसला जो है मेरे नज़दीक गैर मुअस्सर होगा, जब तक कि वो कानून जिसके ज़रिए हैत को बदला गया है उसको स्ट्राइक डाउन ना करते हैं। अच्छा, बिल्कुल मसले की बात है। मैंने जब ये जजमेंट आया था, और इससे पहले भी एक जजमेंट आया था, वो 63A का था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही बाद में उसी 63A के जजमेंट को डाइल्यूट कर दिया था, और बहुत ही इज्जत-माब जज साहब ने जो उसके ऊपर लिखा है, वो कभी हम पढ़ें इकट्ठे तो आप कहेंगे कि वाकई 63A का वो जजमेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है। कहने का मकसद ये है कि जब ये तशरीह की गई 63A की, और इसके अंदर जो ये जजमेंट आया है, इन दोनों जजमेंट्स ने मुल्क और कौम की कोई सर्विस नहीं की। भले उसमें आप ज़रूर ये नेक नियति से आपने फैसला किया होगा, बट क्या इम्पैक्ट एनालिसिस हुआ इसका? ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है, ख़ास तौर क्योंकि ये सिविल कोर्ट के फैसले नहीं हैं, ये सिविल कोर्ट के मामलात नहीं हैं, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की बात नहीं है, आइन की तशरीह की बात है। आइन की तशरीह में एक टर्म है, और वो टर्म जो है और वो एक तरीका है उसको जांचने का, वो है इम्पैक्ट एनालिसिस, यानी उसके दूररस नताइज क्या होंगे। क्योंकि आपने सिर्फ एक केस का फैसला नहीं करना, आपने तशरीह ऐसी करनी है जो कि आने वाले दिनों में भी लागू हो और चलती जाए। इसीलिए पार्लियामेंट को भी, जिसने कानून बनाया था, इलेक्शन एक्ट की तशरीह की ना इन्होंने, लेकिन जिसने बनाया अब उसने उसकी खुद अपने अमेंडमेंट के जरिए तशरीह कर दी। तो ये बिल्कुल सबके लिए कंफ्यूजन है कि किस बात को माना जाए, आइन को माना जाए, अख्तर साहब, ये जो फैसला है वो तो आइन का आर्टिकल 51 जो है उसकी तशरीह का है। सुप्रीम अदालत ने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, उसकी वजह से आइन की जो आर्टिकल है वो भी तब्दील नहीं होता, और उसकी तशरीह पर जो मुबनी फ़ैसला है वो भी तो फिर 2/3 अक्सरियत से तब्दील होगा। ये कैसे हो सकता है कि ऑर्डिनरी कानून साजी से आप आर्टिकल जो है 51 को तब्दील करके रख दें? देखिए मैं बताऊँ, क्या आर्टिकल 51 को इन आइसोलेशन पढ़ा जाएगा? याद रखिए, आइन एक मैक्रो डॉक्यूमेंट है, यानी एक ऑल इनकम्पसिंग, और तमाम कवानीन उसके कसौटी पे परखे जाते हैं। तमाम कवानीन को उससे जिसको कहते हैं कि उसके मुताबिक होना चाहिए, और 51 को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने वो पार्लियामेंट, अब देखिए मैं और आप बैठ के जो चेंजेस लाए गए हैं पार्लियामेंट के ज़रिए, उसको हम कलअदम करार दे दें, वो भी तो मैं और आप अगर कहते भी रहेंगे तो कलअदम नहीं होगा। इट विल रिमेन सो टिल सच टाइम कि उसका चैलेंज ना हो और वो चैलेंज सक्सेसफुल ना हो। तो एज इट इज़, एक मैं ये कहूँगा कि इतनी बड़ी एम्बिग्विटी आ गई भी है कि क्या वो जजमेंट
इंफ्रैक्चर्स हो गई है, क्या वो जजमेंट से एकेडमिक रहती है, क्या वो जजमेंट का इतलाक नहीं होगा, और आने वाले दिनों में जो कानून की तब्दीली की गई और तब्दीली की गई है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। सो लेट्स लीव दिस टू ए चैलेंज एंड लेट्स लीव इट टू द कोर्ट के वो इसके बारे में क्या कहते हैं। नहीं, अब अशरफ साहब आप जो बात कर रहे हैं जी, आपका जो आर्गूमेंट है, आप जो बात कर रहे हैं कि बज़ाहिर लगता है कि इस फैसले पे अमल दरामद ना हो सके, लेकिन क्या रिव्यू का फैसला आने तक ये कुशन मौजूद है गवर्नमेंट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कि वो इस पे अमल दरामद ना करें? और अगर बिलफर्ज रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर भी अमल दरामद नहीं होगा? देखिए, शहजाद शौकत साहब ने मेरे वो सदर हैं, उनकी राय बिल्कुल बहुत मुकद्दम है, लेकिन आपने सुना और मैंने भी सुना कि उन्होंने चेंज सर्कमस्टांसेस और उस लॉ का जिक्र नहीं किया जिसके ज़रिए उस जजमेंट को अवॉइड करने की एक काविश की है पार्लियामेंट ने। उसके बारे में अगर वो कहते तो, और कहते कि मैं उसको नहीं मानता, तो फिर मैं उनसे इख्तलाफ भी करता और दलील देता, लेकिन चूंकि वो बात ही नहीं हुई तो इसलिए उनका ये कहना, चूंकि उसके मुतालिक कोई उन्होंने नहीं कहा कि उसका इम्पैक्ट क्या है, शायद हतमी ना हो। लेकिन इतना मैं अर्ज कर दूं आपको कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो हैत है, बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ, एक से एक जय्यद वहाँ पे जूरिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वो आइन के स्पेशलिस्ट हैं? देखिए, इनमें से बहुत सारे क्रिमिनल मामलात के माहिर हैं, कुछ सिविल मामलात के माहिर हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉर्पोरेट मामलात के माहिर हैं, कुछ इसके अंदर जो हैं वो कंपटीशन और बाकी ट्रेडमार्क और इन मामलात को देखने वाले जजेस हैं। तो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से नहीं है, इसीलिए ज़रूरत महसूस की जा रही है कि बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को डे बाय डे टीवी चैनल्स पे डिस्कस करें, ऐसी कोर्ट में करें जहाँ पे फेडरेशन देखें अशरफ साहब, बात यह है कि आज तक तो यही कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, सिविल भी है, क्रिमिनल केसेस भी सुनती है, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसको ये इख्तियार हासिल है। तो इसका मतलब है कि जब तक नई सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं आती, उस वक्त तक ये कोई फ़ैसला आइनी नौइयत का नहीं कर सकती। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये इख्तियार हुकूमत को दे दिया जाए कि वो अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर किसी भी फ़ैसले को गैर मौसर कर दे, तो आइंदा तो फिर कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी कोर्ट का कोई फ़ैसला काबिल अमल नहीं होगा कि वो कानून साजी करके उसको ख़त्म कर देगी। तो ये तो अजीब रिवायत इस मुल्क में हो जाएगी। जी, सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, सारी दुनिया में जहाँ पे कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, ये मरवजा चीज़ है। हम भी पहले कर चुके हुए हैं और उसमें कस्टम्स एक्ट में तरमीम आई, लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम आई। ये तमाम तरामीम जो हैं उनको गैर मौसर करने के लिए लेजिस्लेशन की गई। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल बात है, और वो ये है कि पार्लियामेंट बनाता है कानून, और पार्लियामेंट ही ने ये तफवीज़ कर दिया काम कि कोर्ट्स जो हैं, जो हम कानून बनाएं उसकी तशरीह करें, तो तफवीज़ किया है ना। तो जब उन्होंने एक जो इंटरप्रिटेशन दी, जिस इंटरप्रिटेशन से पार्लियामेंट को इख्तिलाफ है, तो वो कानून को बदल सकते हैं उस जजमेंट को गैर मौसर करने। नहीं, उसमें अशरफ साहब, ये जजमेंट गैर मौसर करने के लिए अनलमेंट ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो है, कल अकरम शेख साहब बात कर रहे थे कि आप उस तनाजुर में कानून साजी करते हैं और बाज़ाब्ता तौर पे वो मेंशन किया जाता है कि हम ये जो कोर्ट की जजमेंट है हम इसको अनल कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश है और ऐसी कोई रिवायत मौजूद है? जी है।
100% है और ऑब्जेक्शन रीजंस में ये बात की जाती है और इसके अंदर जो मतन है उसमें लिखा हुआ है notwithstanding anything contained in any judgment of any court including the Supreme Court of Pakistan। यही आप सेक्शन 31A उठा लीजिए कस्टम्स एक्ट का और उसके अंदर हूबहू यही लैंग्वेज है जिसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में की और ये कहा कि बिल्कुल पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो अगर हमने कोई जजमेंट दिया है उस जजमेंट को उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, नल करने के लिए नहीं, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। ये थोड़ी सी तकनीकी बात है लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि बिल्कुल। अब देखिए मैं छोटी सी और मिसाल देता हूँ आपको और वो मिसाल क्या है कि नैब के कानून में भी पिछले दिनों आपने देखा एक तरमीम की गई और उसके अंदर जो उसमें पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी, उसको कलअदम करार दिया, रिव्यू में उसको चेंज कर दिया गया। तो क्या हुआ कि वो जजमेंट्स जो कि दी गई सारी कुछ तो उसको उसके इफेक्ट को नलीफाई किया गया। आप देखेंगे पुराने मामलात में भी आप ये कर सकते हैं और ये इख्तियार, छोटी सी बात करूंगा कि आप सदर भी तो पार्डन करता है ना, गवर्नर भी पार्डन कर सकता है जी और कम्यूट भी करता है। तो सेंटेंस तो दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा एक और अशरफ साहब पार्डन कर दिया और डिटेक्टिव एक्शन, बिल्कुल ठीक। एक और मामला है 63A का, कर सकते हैं ना जी ठीक है जी। आपका पॉइंट क्लियर हो गया अशरफ साहब, की बात समझ आ गई है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 63A का मामला है, अब इसमें जो रिव्यू है उस बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब भी मौजूद हैं। जो क़यास है, जो बातें हो रही हैं कि आइनी तरमीम जो है अगर होती है तो उसके बेनिफिशरी काजी फायज़ ईसा साहब होंगे, हाइपोथेटिकली ये बातें की जा रही हैं। आप नहीं समझते कि ये रिव्यू उनका सुनना जो लॉ एंड जस्टिस की एथिक्स हैं उसके एतबार से दुरुस्त नहीं है और उनके किसी और जज को ये तफवीज़ कर देना चाहिए? क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की अगर इजाज़त मिलती है तो वो जो आइन में तरमीम होगी उसके बेनिफिशरी होंगे काजी साहब। देखिए फ्लोर क्रॉसिंग मैंने जिस तरह का 63A वाला उसको तो उसके इफेक्ट को नलीफाई सुप्रीम कोर्ट ही की एक जजमेंट ने कर दिया हुआ है ये कह के कि उसके अंदर कोई मशीनरी पार्ट या मैकेनिज्म नहीं है। नंबर 2, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि ये तय करना कि किसी बेंच के ऊपर किसी जज को बैठना है या नहीं बैठना ये उसकी अपनी सवाबदीद है। जवाद ख्वाजा साहब भी ये कह चुके हैं और बहुत सारे जजेस जो हैं ये बात कह चुके हुए हैं और बहुत पुराना एक केस है, मेरा ख्याल अकरम शेख साहब का एक केस है जिसमें ये बात हो चुकी है कि बेनिफिशरी उसके चूंकि जजेस होंगे इसलिए वो केस ना सुने। तो आप दोनों से मुद्दबाना बात यही है कि ये सवाबदीद उन्हीं की है। लेकिन देखिए ये कौन कह रहा है कि इसमें फ्लोर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी किसी को? फ्लोर क्रॉसिंग तो उस वक्त होगी ना जब सरबराह आपके जो है पार्टी के वो कहें कि आपने इस तरमीम में हिस्सा नहीं लेना। अगर तमाम सरबराहान ये कहें कि जी आपने इसमें जाके वोट देना है तो फिर क्या होगा? जी सही, ठीक है, हो जाएगी जी जी ऐसे ही है। ये बातें जो है इनको बड़े ठंडे दिल से सोचना चाहिए और ठंडे दिल से काम करना चाहिए। नहीं पीटीआई तो अपने अरकान को रोक चुकी है, पीटीआई तो अरकान को रोक चुकी है। वो इच्छा से अब आने वाले दिनों में क्या होता है, अब वो नई जब तरमीम नया मुसविदा आता है उसमें क्या होगा। बहरहाल जी बिल्कुल ठीक है। अशतर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात बड़ा मुफस्सल बताया आपने। पीटीआई की जो आज मीटिंग हुई है उससे मुतालिक जो रिपोर्ट हुआ है उसमें ये पता चला है कि कुछ जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो दीगर सियासी जमातों से आइनी तरमीम के मामले में मुज़ाकरात के हामी हैं और कुछ कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात किए तो हमारा मैंडेट मानने वाला और मैंडेट ना मानने वाला नैरेटिव जो है वो इफेक्ट होगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कुरैशी साहब आज आपकी पार्टी की मीटिंग भी हुई है, रिपोर्ट ये हुआ है कि कुछ रहनुमा आपके कहते हैं कि हुकूमत से आइनी तरमीम के मामले में मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात किए तो हुकूमत का मैंडेट तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। एक्चुअली क्या तय पाया है और मुज़ाकरात करने में हर्ज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अर्ज ये है कि जो तो हमारी इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स है
उसकी बात मेरे ख्याल से मीडिया पे करना मुनासिब नहीं है। हम अपनी इंटरनल पार्टी मीटिंग्स को तो इंटरनल ही रखते हैं। जहां तक पार्टी के मौक़िफ़ का सवाल है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 16 मेंबर कमेटी बनी हुई है जो स्पीकर साहब ने बनाई है, जिसको मुसवदा दिया गया था और जिसके साथ ये सारी गुफ्तगू होनी थी, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा है। और हम तो पहले दिन से कहते रहे कि अगर कोई आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं या कोई किसी किस्म की आप जुडिशल पैकेज लाना चाह रहे हैं तो उसको मंजर आम पे आना चाहिए और उसके जितने भी जो आपकी उसके अंदर मुसवदा है उसकी डिटेल जो है वो शेयर होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ना तब उसकी डिटेल शेयर की ना अब की गई है। और अगर हुकूमत अभी भी किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन करना चाहती है तो हम समझते हैं कि उसका जो डिटेल्स है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, उनके अंदर पार्लियामान आ जाती है, उनके अंदर सिविल सोसाइटी आ जाती है, उनके अंदर लीगल फ्रेटर्निटी आ जाती है, बार काउंसिल्स आ जाती है, एक्सेट्रा, उनके साथ शेयर होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन है। अच्छा कुरैशी साहब, आप एक कानूनदान भी हैं और अमेरिका में आप एक बड़ी लॉ फर्म के साथ काम कर चुके हैं। अब ये जो 8 रुकनी बेंच का तफसीली फ़ैसला आया है और नोट आया है या अफरीदी साहब का, अगरचे 8 रुकनी बेंच ने ये कहा कि दरख्वास्त PTI की हमारे सामने थी लेकिन उस पर डिसाइड नहीं हुआ था और हमने 187 के तहत कंप्लीट जो जस्टिस के तकाज़े पूरे करते हुए, या अफरीदी साहब का सवाल ये है और एतराज़ ये है कि एक तो दरख्वास्त आपने बहुत लेट जमा कराई, 3 जून से ये हेयरिंग चल रही थी, 26 जून को आपकी दरख्वास्त आई। दूसरा, आपने जो आपके जो वकील कर रहे थे, किसी मौके पर भी आपने रेमेडी मांगी नहीं है, सीटें तलब नहीं की हैं, तो उसके बावजूद आपको जब ये दे दिए गए हैं, सीटें दे दी गई हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो एक गैर आइनी फ़ैसला है और आइन से मावरा कोई फ़ैसला अदालती जो है वो काबिल अमल नहीं होता। इरशाद साहब, पहले तो मैं ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर दूं। मैं लीगल कानूनदान तो बहैसियत मेंबर कौमी असेंबली के हूँ, लेकिन मैं जो है लॉ की पेशे से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है। अच्छा। और अमेरिका में भी मैंने जो है US सेनेट के लिए काम किया था, किसी लॉ फर्म के लिए नहीं। बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जो पाकिस्तान के आइन की और कानून की, वो एज ए लेमैन ही है। और उसमें मेरे समझने में लोगों की जो राय वो कोई वक़्त नहीं रखती। राय वही वक़्त रखती है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको तश्कील देती है। और अगर 8 रुकनी बेंच ने एक डिटेल्ड ऑर्डर दिया है जो कि 70 सफ़हात पे मुश्तमिल है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई अभाम की उन्होंने गुंजाइश रखी नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लियामेंट्री पार्टी है। उन्होंने कहा है कि जो 80 मेंबर हैं, 39 मेंबर्स वो थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले PTI डिक्लेयर कर दिया, जिनमें मेरा भी शुमार था, और 41 मेंबर्स वो थे जो बाद में इस डिटेल ऑर्डर के थ्रू हुआ। इन 80 मेंबर्स को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा डिक्लेयर किया। और उन्होंने कहा कि जो रिजर्व सीट्स हैं, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दी जाती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके हिस्से की सीटें मिलनी चाहिए। अब मेरे समझने में ये जो आर्ग्यूमेंट अब दी जा रही है ना कि PTI जो है उसका हिस्सा नहीं थी, गो के PTI उसका हिस्सा थी, क्योंकि कंवल शोजब ने पार्टी थी उसके अंदर और समान अकरम राजा साहब कंवल शोजब को रिप्रेजेंट कर रहे थे केस के अंदर, तो PTI बतौर विमेन विंग की हमारे सदर के कंवल शोजब साहब उसके अंदर पार्टी थी, एप्लीकेंट थी। और उसके ऊपर उन्होंने अब तस्लीम कर दिया और कह दिया कि हमें ये सीटें मिलनी चाहिए। तो ये अब आर्गुमेंट मेरे समझने में, कम से कम मेरी नाकिस राय में, रिडंडेंट हो जाती है कि एप्लीकेशन पहले आई या बाद में आई या ताखीर से आई। उसके ऊपर एक डिटेल्ड जजमेंट इन फील्ड है। अच्छा, अच्छा ये फरमाएं कि अब जो सूरत हाल है सियासी मामले में आते हैं, लाहौर का जलसा जैसे तैसे हो गया कि जनाब सिर्फ गंडापुर साहब नहीं, उमर अयूब साहब भी नहीं पहुंच सके, असद कैसर साहब भी नहीं पहुंच सके। इसकी क्या वजह थी? बाद लोग तो ये कहते हैं ये उसी तरह है जिस तरह 2018 में शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुँच सके थे एयरपोर्ट तक, रास्ते में वो घूमते रहे। लेकिन इससे हट के अब जो जलसा आप लाहौर में करने जा रहे हैं पिंडी में, आप समझते हैं कि एक तो आपको NOC मिल जाएगा और दूसरा ये है कि आप जलसा कोई भरपूर जलसा कर सकेंगे, या आपका जो पहले से एक तासुर है लाहौर के जलसे का उसको मज़ीद ख़राब करेंगे? इरशाद साहब, देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है
कि हमें एनओसी जो है 11th आवर पे मिला। 12 घंटे के नोटिस के ऊपर लाहौर के अंदर जलसा रखा गया। उसके बाद अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत एनओसी देने के बाद, इजाजत देने के बाद रखना अंदाजी इन्होंने की, कंटेनर इन्होंने लगाए, डोर नॉकिंग की कैंपेन इन्होंने की, हमारे कायदीन और कारकुनान को उनके घरों से इन्होंने उठाया, जुल्म फसाइयत की दास्तान जो है ये हर दफा रकम करते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है लाहौर जलसे में आए हैं। जहां तक बात है अली मिन गंडापुर साहब की और उमर अयूब साहब की, तो आपके और असद कैसर साहब की, तो जाहिर है केपीके का काफिला थे, और जिस किस्म की बैरिकेड और ब्लॉकेड की गई थी, जिसमें कंटेनर लगाए गए थे, वो ताखीर से पहुंचे, वो टाइम से ना पहुंच सके, लेकिन पहुंचे वो बाद में। अली बिन गंडापुर साहब ने वहां पे तकरीर भी की है, आपने सुनी भी है। हुकूमत से तो आप तवक्को ना रखें कि वो आपको फैसिलिटेट करेगी, ये सारा कुछ तो मुतवक्के था, सबको पता था। वो जल्दी क्यों नहीं निकले और उन्होंने एहसास नहीं क्यों नहीं किया कि इस तरह की रुकावटें भी हमें अबूर करनी पड़ेंगी? सर, हुकूमत से हमें कोई ऐसी तवक्को नहीं है, हमें ऐसी कोई खाम ख्याली नहीं है कि हुकूमत रेड कार्पेट ले करेगी, लेकिन इतना इंसान इखलाकी तौर पे तवक्को जरूर रखता है कि अगर आप एनओसी दे रहे हैं, 40-42 नुकात के ऊपर मुहित एक इतना बड़ा पर्चा पकड़ा रहे हैं, तो कम से कम आप अपने उस पर्चे की पासदारी करेंगे, जैसे हमने की। लेकिन उन्होंने नहीं किया, हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हमने अपना बंदोबस्त किया। हमने क्या कहा था? हमने कहा था पुरअमन जलसा करेंगे और अपना सियासी मौकिफ पेश करेंगे। जो पाकिस्तान के आईन ने हमें इजाजत दी है, हक दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, राइट टू असेंबली का, उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, वो हमने की है। अब आगे आ जाती है बात पिंडी के जलसे की। असूलन तौर पे हमने पिंडी के जलसे में लियाकत बाग के मकाम पे जलसा मांगा हुआ है। लियाकत बाग वो कदीमी जगह है जहां पर हर सियासी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लातादार जलसे किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, दीगर हर बड़ी जमात ने वहां पे जलसा किया है। तो असूलन तौर पे तो हुकूमत को हमें वही एनओसी जो ये देते हैं 40-42 नुकात वाला, वो एनओसी देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हक है, हमारा जमहूरी हक है अपनी राय का इजहार करना पुरअमन तरीके से, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। हम उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। पिंडी में इनको हमें इजाजत देनी चाहिए। हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब ने कॉल दी है पिंडी जलसे की, इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन। कुरैशी साहब पर्पस क्या है? कुरैशी साहब देखिए, अभी आपने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा किया, वो जो संगजानी का इलाका है वो पिंडी इस्लामाबाद दोनों मिला लें तो वो एक ही जगह कंसिडर होती है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ना वो इस्लामाबाद लगता है ना वो पिंडी लगता है। बहरहाल आपने एक जलसा किया, अब ठीक 3 हफ्ते के बाद उसी शहर में दोबारा जलसा करने का पर्पस क्या है? और फिर आपने मियां वाली को क्यों, मियां वाली की जगह पिंडी को तरजीह क्यों दे रहे हैं? मैं उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो हमने संगजानी का जलसा नहीं मांगा था, हमने इस्लामाबाद का जलसा मांगा था। हमें इस्लामाबाद के जलसे को संगजानी पे जाकर पहुंचा दिया और वहां पे हमें जलसा की इजाजत दी। इमरान खान साहब की हिदायत ये थी कि एनओसी के बगैर आपने जलसा नहीं करना और एनओसी की पासदारी करनी है। तो इस्लामाबाद के जलसे को उन्होंने हमें संगजानी में दिया, हमने संगजानी में जलसा कर दिया। पिंडी जो है पंजाब का एक बड़ा शहर है, इस्लामाबाद लाहौर के बाद सबसे बड़ा शहर पिंडी ही है, तो हम इसलिए पिंडी में जलसा कर रहे हैं। और पिंडी में हमने इसीलिए लियाकत बाग का इंतखाब किया है, जो कि एक सियासी मतलब सेंट्रल पॉइंट है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया सियासी बड़ी जमातों के भी लियाकत बाग में जलसे होते रहेंगे, तो इसलिए हमने पिंडी में किया। इस्लामाबाद का जलसा इस्लामाबाद का जलसा था, पिंडी का जलसा पिंडी का जलसा होगा। आपने बात की कि जी उसका पर्पस क्या है? पर्पस वही है जो हर सियासी जमात का होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, अपनी सियासी जो है विल को एक्सरसाइज करना होता है, अपना मौकिफ बयान करना होता है, अपने कायदीन और कारकुनान को इकट्ठा करना होता है। तो उसी पर्पस के ऊपर हम एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, राइट टू असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे समझने में किसी को इसमें कोई कबाहत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये फरमाएं हर दौर में होते जी। कुरैशी साहब ये फरमाएं कि अब हुकूमत तुली हुई है, आईनी पैकेज उसने लाना है, आपसे अब वो इत्तेफाक हासिल करें ना करें, ताउन हासिल करें ना करें, मौलाना फजल रहमान की वो परवाह ना करें, वो 63(1) जो है उसको भी वो तब्दील करने जा रहे हैं, फ़ैसला आ जाएगा उनके हक़ में। आपने अपने अरकान को फ्लोर क्रॉसिंग से और ज़मीर फरोशी से बचाने के लिए क्या बंदोबस्त किया है, या ऐसे ही होगा कि आप रोते पीटते रह जाएंगे और वो 10-12 लोग आपके तोड़ के तो आईनी तरमीम मंजूर कर लेंगे? इरशाद साहब देखें, 63A का मकसद ये है कि इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना।
अब अगर हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, हम उसके पासदार हैं, तो कम से कम हमें वो ऐसे इक़दामात को फरोग नहीं देना चाहिए जो उस जमहूरी प्रोसेस को, तसलसल को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। 63A को रिवोक करने का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि 63A इंश्योर करता है कि आपने एज पर पार्टी लाइन अपना वोट करना है। ये 63A को रिवोक कर इसलिए रहे हैं ताकि ये कल को ये सौदाबाजी कर सके, ताकि ये लोटाक्रेसी को फरोग दे सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून में जितने भी हमारे पास एवेन्यूज मौजूद हैं उन सब पे दस्तक दिया है, उन सब का दरवाजा खटखटाया है और मुसलसल खटखटाते रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ये सीटें भी हमारी हैं, रिजर्व सीट्स जो हैं, और हमारा सियासी इस्तेहकाक भी है कि हम अपने फैसले खुद करें। अब अगर आप बजोरे बाजू पंजाब हाउस में हमारे मेंबर को किडनैप करके बिठाकर और 224 का नंबर पूरा करने कौन है जैन साहब ये कौन से अरकान थे, जरा ये बता दें, ये बहुत ज्यादा बात हो रही है, उनके नाम क्या हैं, उनको कितने दिन किडनैप किया गया? नहीं, इस पे बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, बड़ा कुछ हो चुका है, हर किसी को पता है कौन थे और कौन नहीं थे। अच्छा, आप 2022 की बात कर रहे हैं, आप 2022 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं कि जब इन्होंने जुडिशियल पैकेज लाना था तो इन्होंने हमारे अरकान को पंजाब हाउस के अंदर यरगमाल बना के रखा, क्योंकि ये चाहते क्या थे, ये वो 224 का गोल्डन नंबर चाहते थे। इनके पास वो 224 का नंबर नहीं आया, जैसे इरशाद साहब ने खुद फरमा दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इनका साथ देने का फैसला नहीं किया। अब ये जो स्पीकर साहब से इन्होंने, ये है कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, स्पीकर साहब निहायत ही काबिल एहतराम है हमारे लिए। स्पीकर साहब वो शख्स हैं जिसको जब ये हमारा पार्लियामेंट का सालिया हुआ 10 सितंबर का, हम सब ने स्पीकर साहब की तारीफ की, लेकिन इन्होंने स्पीकर साहब से जो खत लिखवाया है, इन्होंने बिला वजह स्पीकर साहब को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। इस खत की टाइमिंग जो है वो सस्पेक्ट है, और मकसद क्या है? मकसद है रिजर्व सीट से अपना नंबर पूरा करना, लेकिन इंशाल्लाह इनका नंबर पूरा नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हर आईनी और कानूनी तरीके के साथ इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देगी। बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब। शाद साहब, आज फिर खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा भी उनके हमरा होंगी। मुल्क में आइनी तरमीम का दौरा है और मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं, इससे क्या मुराद ली जाए? देखिए, या तो मियाँ साहब समझते हैं कि आइनी तरमीम के लिए हमने काजी साहब से मिलकर इतने नंबर पूरे कर लिए हैं कि मैं अगर नहीं भी हूँगा तो ये हो जाएगी। इसका एक पहलू तो हो सकता है। ये 63A का जो केस है ना, इस पर मुनहसर है ना, इस पर अगर वोट पहले से दावे कर रहे हैं, मुखालिफिन का वोट शुमार होता है तो फिर तो हो सकती है, अगर नहीं होता तो फिर तो नहीं हो सकती ना ये तरमीम। यानी सारा कुछ जो कानूनी मामलात हैं इन पर मुनहसर है। अगर ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब अंडरमाइन करके और कानून, आइन, जो अखलाकियात, जमहूरी अखलाकियात हैं, ये देखें 63A जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोशिश रही है हमेशा कि जी इस मुल्क से लोटाक्रेसी का ख़ात्मा हो। जितनी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में तरमीम आई हैं, आइन में ये तरमीम आई है, ये उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है। और क्योंकि उनको कई बार ये सामना करना पड़ा कि उनके फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए गए, लेकिन उन्होंने भी ख़ुद अपने दौर में फॉरवर्ड ब्लॉक ही बनाए हैं। पीपल्स पार्टी का कभी बन गया, कभी किसी और पार्टी का बन गया, लेकिन आज उसी को छेड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ख़त्म कर दिया। नहीं, आपको क्या लग रहा है? देखें, जब तक वो पहुंच ना जाए लंदन, वो सूख से कुछ कहना मुश्किल है। सही, शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में ही इजाज़त दीजिए।